हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड देयर अजम्पशंस कि किस चीज के बुनियाद पर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन हो सकती है। कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रॉपर एक शेप देती हैं, प्रॉपर बनाती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिनका हम कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ओके, तो इस अजम्पशंस के हवाले से जो डिस्कशन करेंगे उसमें जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं वो दो हैं, एक है डी ब्रोगली, एक है आइंस्टाइन। इन दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। हम उन दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो भी है वो भी हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में यूज करेंगे। इससे पहले मेरा एक वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेस पर। वहां पर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूफ की थी ऑन द बेस ऑफ हैमिल्टनियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं। उसके बेस पर भी मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूफ कर दिया है। आज की जो डिस्कशन है वो है टोटली ऑन द बेस ऑफ देयर अजम्पशंस के बेसिस पर है, जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मेकअप करने के लिए या बनाने के लिए, उसके बेस पर हम फोकस करेंगे। ओके तो आते हैं, हर इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सर्टेन इक्वेशन। हर वेव को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सर्टेन इक्वेशन। हमें इक्वेशन चाहिए, कोई वेव इक्वेशन चाहिए ताकि हम किसी वेव को एक्सप्लेन कर पाए। किसी चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे हमारे पास मैकेनिकल वेव है, किसी भी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सर्टेन इक्वेशंस। लेट्स सपोज दिस इज अ वेव, ये एक वेव हमारे पास, ये हमारे पास एक मैकेनिकल वेव। तो इस मैकेनिकल वेव को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ इक्वेशन। वी यूज एन और साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। ओके, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सर्टेन सेट ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस चाहिए। मान लेते हैं दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारे पास क्या है भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सर्टेन सेट ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस चाहिए। तो उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो इक्वेशन होती है एक्चुअली E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस में के एक्स, ये होती है। तो इन सेम वे देयर वाला क्वेश्चन, इफ we explain any type of wave, for explaining that wave we have need of equation. So in same way, if we want to explain the Schrodinger wave equation, if we want to explain the de Broglie hypothesis, in that case for explaining matter wave we have need of also equation. हमें एक इक्वेशन चाहिए। अगर कोई मैटर वेव हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक किसी इलेक्ट्रॉन की वेव है, किसी प्रोटॉन की वेव है, ठीक है, तो उनकी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें एक इक्वेशन चाहिए। उन सेट ऑफ इक्वेशन, उन सेट ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीड पड़ती है किसकी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की नीड पड़ती है। ओके, चाहे मैकेनिकल वेव है तो उसके लिए एक इक्वेशन है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन है। सॉरी। सो सेम वे से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं डी ब्रोगली वेव को, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव जो है, मतलब जो शॉर्टर वेवलेंथ है, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सर्टेन इक्वेशन। उसको हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर द वेव। दिस ओनली एप्लीकेबल फॉर द वेव, दिस अ वेव इक्वेशन। ओके, तो देखते हैं इसके क्या अजम्पशंस है, किन चीजों के बेस पर हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इन डी ब्रोगली वेव को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो इट मींस द पर्पस ऑफ यूजिंग वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इज दैट टू एक्सप्लेन द मैटर वेव। मैटर वेव को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेस पर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन सी अजम्पशंस हैं।
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्चुअली यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 4 अजम्पशंस। उन 4 अजम्पशंस के बेस पर हम यूज करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। उन अजम्पशन के बेसिस पर ही हम देखेंगे कि वाकई ये जो इक्वेशन हमें लास्ट में मिल रही है वो हमारे पास एक वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर ये 4 अजम्पशंस इनमें से एक भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाई नहीं करेगा, तो हम कहेंगे दैट इज नॉट अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन demands 4 assumptions. On the basis of that assumptions, we can say that this is a Schrodinger wave equation, and this equation will explain the matter waves. Okay. इसका फर्स्ट assumption ये है, first assumption is that all work of de Broglie and Einstein must be present in the Schrodinger wave equation. जो डी ब्रोगली का काम है और जो आइंस्टाइन का काम है अकॉर्डिंग टू एनर्जी इज इक्वल HF, ये सारा काम इसमें एग्जिस्ट करेगा। एक assumption ये है। दूसरा assumption ये है कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा assumption ये होगा दैट दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट बी अ लीनियर। ये क्या होगी? लीनियर होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और इसका चौथा assumption है, इसका चौथा assumption ये है कि इसकी एक साइड पर हम लेंगे डावा स्क्वायर अपान में डावा एक्स स्क्वायर और दूसरी साइड पर हम लेंगे उसकी इक्वेशन पर डावा अपान में डावा टी। ये सारी assumptions हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे। ओके तो फर्स्ट assumption ये है कि देयर मस्ट बी अ वर्क ऑफ डी ब्रोगली एंड आइंस्टाइन। डी ब्रोगली और आइंस्टाइन दोनों का काम यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो यू नो वेरी वेल दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, आप ये लिखेंगे, आप ये अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि डी ब्रोगली का इसका जो फर्स्ट assumption है वो क्या है। फर्स्ट assumption में आप ये लिखेंगे ऑल द वर्क ऑफ डी ब्रोगली एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑफ वर्क ऑफ डी ब्रोगली एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन और डी ब्रोगली का जो काम है वो सारा अवेलेबल होगा किसमें? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ओके तो आपको पता है श्रोडिंगर ने हमें ये चीज बताई थी, लैम्डा इज इक्वल H अपान में P। ये भी श्रोडिंगर इसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया। अब आप क्या करें, इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें। 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं H अपान 2 पाई अपान में P, 2 पाई अपान में P। अगर मैं यहां से मोमेंटम निकालूं इधर तो कर सकता हूं P, और H अपान 2 पाई किसके बराबर होता है? ये बराबर H कट के यहाँ मिलेगा 2 पाई अपान में लैम्डा। यू नो वेरी वेल 2 पाई अपान लैम्डा इज एक्चुअली अ वेव नंबर है, दिस इज द वेव नंबर K। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू H कट इनटू K। हमें ये मोमेंटम मिल गया, P इज इक्वल टू H कट इनटू K। ये फर्स्ट assumption है इसका, ये डी ब्रोगली का काम है। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि जो मैटर वेव उनका मोमेंटम ये होता है H कट इनटू K। अगर इसकी एनर्जी के हवाले से बात की जाए तो एनर्जी के हवाले से हमने ये चीज पढ़ी है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल HF। HF कहते हैं या हम ऐसे भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। ओके अब क्या करें, आप इसके साथ भी 2 पाई मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। 2 पाई मल्टीप्लाई भी करें और 2 पाई डिवाइड भी करें। अब देखें आप इसको इस तरह लिख सकते हैं H अपान में 2 पाई इंटू V इंटू 2 पाई। H अपान 2 पाई किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है H कट के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं H कट, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का इनवर्स क्या होता है? टाइम होता है। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम। जिस जगह फ्रीक्वेंसी है मैं वहां पर लिख सकता हूँ 1 अपान T, यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपान T इंटू 2 पाई। 2 पाई अपान T ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं H कट इंटू ओमेगा। तो अब देखें हमें जो मोमेंटम मिला वो मोमेंटम क्या है? हमारे पास जो मोमेंटम मिला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वर्क दैट इज एक्चुअली इक्वल टू H कट इनटू K, ये है। अगर मैं बात करूं आइंस्टाइन के वर्क के हवाले से, एनर्जी के हवाले से बात करूं तो एनर्जी में क्या मिली?
इट्स एनर्जी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, ये एनर्जी मिली। तो फर्स्ट असम्पशन यही कहता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट बी, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट कंटेन वर्क ऑफ डी ब्रोगली एंड वर्क ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट असम्पशन इसका ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये चीजें होनी चाहिए। ओके, आते हैं इसके दूसरे असम्पशन पर, दैट वाज फर्स्ट असम्पशन। अब आते हैं इसके सेकंड असम्पशन पर। इसका सेकंड असम्पशन ये है कि जो टोटल एनर्जी है दैट मस्ट बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल एनर्जी। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखें E की वैल्यू क्या है हमारे पास, h कट ओमेगा, हम ये लिख सकते हैं, और मोमेंटम किसके बराबर, h कट इंटू के, तो हम लिख सकते हैं h कट स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मोमेंटम पर स्क्वायर है, अपॉन में 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो मान लेते हैं दिस सेकंड असम्पशन, ये क्या है, इसका सेकंड असम्पशन है। तो हम इसको कहते हैं दिस इक्वेशन नंबर, आप इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें, या आप इसको थर्ड कह लें, नो मैटर, नाम जो भी दे दें। ये डायरेक्टली सर ने क्लास में करवाया था, तो डायरेक्टली सर ने इसको कहा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड लेने से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने आइंस्टाइन का वर्क भी इसमें इंक्लूड किया और डी ब्रोगली का कम भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, दोनों का कम इंक्लूड किया। अब आते हैं इसके थर्ड असम्पशन पर। इसका थर्ड असम्पशन क्या है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट बी लीनियर, या सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर से डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये इसका तीसरा असम्पशन है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हम दो वेव फंक्शंस को ऐड करें, अगर दो फंक्शन, एक हमारे पास फंक्शन है वेव फंक्शन x, t और दूसरा है हमारे पास साई2 x, t, अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो दैट मस्ट बी, देयर सॉल्यूशन मस्ट बी लीनियर, इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ओके, तो तभी हम कह सकते हैं दैट इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर उसका सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर नहीं है, तो हम कहेंगे दिस नॉट अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन मस्ट बी अ लीनियर एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये इसका तीसरा असम्पशन है। और आते हैं इसके चौथे असम्पशन पर, ये आप तीसरा नोट कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे वीडियो को पास करके। आते हैं इसके चौथे असम्पशन पर। इसका चौथा असम्पशन क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। चौथे असम्पशन में ये कहा गया है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट कंटेन फ्रॉम वन साइड डावा स्क्वायर अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर, एंड अनदर साइड इट मस्ट कंटेन डावा अपॉन में डावा टी। ये एक सिंबल्स है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये पॉइंट श्रोडिंगर इक्वेशन में होंगी। अगर ये चीजें आपको लास्ट में रिजल्ट में नहीं दिखाई दे रही तो आप कहेंगे दिस नॉट अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम असम्पशंस को इस तरह ले लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि असम्पशंस एक्चुअली सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है। हमें असम्पशंस बताएंगे कि वाकई ये चीज है, वाकई ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ये चीजें अगर इसमें होंगी, ये प्रॉपर्टीज इसमें लाई करेंगी इक्वेशन में, तो हम कहेंगे दिस इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट मस्ट बी अ श्रोडिंगर वेव। तो चार निशानियां हैं हमारे पास, चार असम्पशंस है जिनके बेस पर हम कहते हैं दिस इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब हम इसको फोकस करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये देखते हैं वाकई है कि नहीं है। मैंने आपको पहले असम्पशन ये बताया कि इनमें क्या होगा, इनमें लाजमी है कि जो डी ब्रोगली है और जो आइंस्टाइन है, इन दोनों का काम प्रेजेंट हो। वो हमने मालूम किया, वो हमने रखा यहाँ पर, वो काम हमने इनका रखा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो सेकंड असम्पशन है वो कहता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट कंटेन टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा मैंने आपको बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर है। अगर दो वेव फंक्शंस को हम ऐड भी करते हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, मस्ट बी लीनियर। ओके, जो चौथा असम्पशन है वो क्या है, वो ये है कि इसकी एक साइड पर
डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरी साइड पर क्या होगा, डावा अपॉन में डावा टी होगा। अगर ये चार निशानियां इसमें मौजूद है, अवेलेबल है, तो हम कह देंगे दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं, हमने ये चीज पढ़ी है, साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। आपका सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पर आपने एम्पलीट्यूड के लिए क्यों नहीं लगाया ए, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया ए नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, तो आप यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाया? भाई याद रखें, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, मैक्सिमम है, तभी मैंने यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड नहीं लगाया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, उसका यहाँ पर क्या है वैल्यू, मैक्सिमम है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेता हूँ, इसकी मैं फर्स्ट ऑर्डर लूँ देन सेकंड ऑर्डर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर ए क्यों नहीं है, ए नॉट क्यों नहीं, एम्पलीट्यूड क्यों नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका वैल्यू 1 है, ऐसा नहीं कि हमने लिया नहीं, हाँ है, मगर उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 1 है, मैक्सिमम है। 1 मिनट, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू। ओके, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, तभी यहाँ पर हमने ए नॉट नहीं रखा है, या इसका एम्पलीट्यूड का कोई भी वैल्यू हमने नहीं रखा, यहाँ पर मैक्सिमम है, 1 है। ओके, अब हम इसका ये वैल्यू लाना चाहते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हमें इसकी, क्योंकि हमें ये लास्ट में है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मस्ट बी लीनियर एंड द सॉल्यूशन मस्ट बी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब लिखें, हम इसको इस तरह लिखते हैं, डावा साई अपॉन में डावा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं। ओके, तो अब साइन का क्या होगा, कास होगा, एंगल किसके रेस्पेक्ट ले रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं वो कोफिशिएंट हम बाहर निकालेंगे, वो क्या है, के है इनटू के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डावा साई अपॉन में डावा एक्स कॉस के, यहाँ के कास लिखें, यहाँ कास के लिखें, के एक्स माइनस में ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, इसका सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डावा स्क्वायर साई अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर। अब कास की क्या होगी डेरिवेटिव, कास की होगी माइनस साइन के, आप सेम रखें, के एक्स माइनस में ओमेगा टी। अब देखिए हमने यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिया, तो आप इस एक्स का कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे, वो क्या होगा, वो होगा के मल्टीप्लाई के, यू विल गेट के स्क्वायर, डावा स्क्वायर साई अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर माइनस साइन के मल्टीप्लाई के, ये हो जाएगा के स्क्वायर के एक्स माइनस में ओमेगा टी। अब देखें डावा स्क्वायर साई अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। अब साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसके बराबर है, ये साई फंक्शन के बराबर है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसके बराबर है, ये साई फंक्शन के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डावा स्क्वायर साई अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर साई फंक्शन। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये साई कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो के स्क्वायर का वैल्यू मिला वो क्या मिला, के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में डावा स्क्वायर अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर, डावा स्क्वायर अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आप इसका वैल्यू याद कर लें, हमने इसको डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि मैंने आपको बताया एक साइड होना चाहिए डावा स्क्वायर अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर, दूसरी साइड पर क्या होना चाहिए, डावा अपॉन में डावा टी होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हमें लानी है, तो हम क्या करेंगे, इस सेम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, टी के रेफरेंस में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये साइड रिमूव कर लेता हूँ, बकाया ये रख लेते हैं। ठीक है, या इनको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये टर्म्स क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू एच कट इंट के
एनर्जी इक्वल एच कट इंटू ओमेगा, एंड जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, एच कट ओमेगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर लेते हैं इधर से। अच्छा, आप सवाल कर सकते हैं भाई सर कि यहाँ पर हमने ये प्लेन वेव क्यों ली, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव वो अलग है और प्लेन वेव अलग है, तो फिर हमने यहाँ पर ये क्यों ली है। भाई देखें, एक्चुअली यहाँ पर हमने प्लेन वेव इसलिए लिया है, लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्सप्लेन करेगा मैटर वेव को। प्लेन वेव के नॉट एक्सप्लेन द मैटर वेव। ठीक है, प्लेन वेव मैटर वेव को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट इसका जो लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा वो मैटर वेव को एक्सप्लेन करेगा, वो मैटर वेव की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स व्हाई सम कंडीशंस, इन सर्टेन कंडीशंस वी हैव टेकन दैट प्लेन वेव। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। आप सेम इक्वेशन लें ये, अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर डायरेक्टली डावा सायापान यहाँ लिखेंगे डावा टी, यहाँ पर x के साथ किया तो हमने x लिखा, अब किसके साथ करते हैं, t के साथ, तो डावा सायापान डावा t लिखते हैं, डावा सायापान में डावा t क्या है, साइन के एक्स माइनस में, यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, डेरिवेटिव क्या होगी साइन की, वो होगी cos के एक्स माइनस में ओमेगा टी एंगल सेम विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसका कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, तो डावा साया पान डावा टी, ये हम लिख सकते हैं ओमेगा कॉस के एक्स माइनस में ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको डायरेक्ट 10 से लिख लेते हैं, हम इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट निकाल, साया पान डावा स्क्वायर टी ओमेगा कॉस के एक्स माइनस में ओमेगा टी। ठीक है, अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा साइन, वो होगा साइन बल्कि माइनस साइन ओमेगा सेम रखें के एक्स माइनस में ओमेगा टी, विथ रेस्पेक्ट टू किसके किया है, हमने टाइम भी किया है, तो इसका कोफिशिएंट निकाले वो ओमेगा, तो डावा स्क्वायर साया पान में डावा स्क्वायर टी माइनस में साइन साय मल्टी ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के एक्स माइनस में ओमेगा टी। ठीक है, डावा स्क्वायर साय अपान में डावा स्क्वायर टी, और हम लिख सकते हैं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। तो आप देखें साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसके बराबर है, साय फंक्शन के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डावा स्क्वायर साय अपान में डावा स्क्वायर टी माइनस में ओमेगा स्क्वायर साय फंक्शन, साय साय से कैंसिल हो गया, साय फंक्शन साय से कैंसिल हो गया, तो हमें रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग मिला है डावा स्क्वायर, सॉरी साय तो कैंसिल हो गया, डावा स्क्वायर अपान में डावा स्क्वायर टी, जस्ट मिनट, ठीक है, ओके, डावा स्क्वायर अपॉन डावा स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो आप इसका स्क्वायर खत्म करके इधर रेडिकल दे सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, माइनस में डावा स्क्वायर अपॉन डावा टी स्क्वायर। ओके, इस तरह कर सकते हैं। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा जब आयोटा डावा अपान में डावा टी मिलेगा, आयोटा डावा अपान में डावा टी, आपको ये इसका सॉल्यूशन मिला ओमेगा का। अब क्या करें, आप इनके वैल्यूज को इस इक्वेशन में प्लेस करें, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने लिखी थी वो ये थर्ड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन लिखी हमने। अब क्या करें, आप इस वैल्यू को इधर प्लेस करें, आपको ओमेगा का वैल्यू मिला है और दूसरा क्या मिला है, के स्क्वायर का वैल्यू मिला है, के स्क्वायर का वैल्यू ये है, के स्क्वायर ये, आप इसका वैल्यू इधर प्लेस करें और जो ओमेगा है
ओमेगा का वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल है, डावा अपान में डावा टी। आप ये दोनों वैल्यू इधर प्लेस करें, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूं इधर से, आप नोट करें ये। अब देखें इस इक्वेशन को लेकर आए इधर, एच कट ओमेगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या करें, आप ओमेगा का वैल्यू प्लेस करें। ओमेगा का वैल्यू क्या है, आयोटा डावा अपॉन डावा टी, एच कट आयोटा डावा अपॉन में डावा टी, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, के स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस में डावा स्क्वायर अपॉन डावा, तो मैं डायरेक्ट माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। के स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये माइनस डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या करें, साई एक्स ऑफ टी फंक्शन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें। लास्ट स्टेप क्या है, साई एक्स ऑफ टी फंक्शन दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर लें। देखते हैं, एच कट आयोटा डावा अपान में डावा टी, साई एक्स ऑफ टी, इधर भी मल्टीप्लाई कर, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, साई एक्स ऑफ टी प्लस में पोटेंशियल है साई एक्स ऑफ टी, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन व्हिच इज डिपेंड अपॉन टाइम, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर इक्वेशन वो होगी जिसमें चार क्वालिटीज, चार असम्पशंस, चार निशानियां होंगी। एक निशानी ये थी कि दैट मस्ट कंटेन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी है और हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी भी ऐड की, काइनेटिक एनर्जी भी है, एक असम्पशन ये था। और इसका जो फर्स्ट असम्पशन ये था कि दैट मस्ट सेटिस्फाई, दैट मस्ट ओबे द वर्क ऑफ डी ब्रोगली एंड आइंस्टाइन। इसमें आइंस्टाइन का वर्क भी होगा। आइंस्टाइन का क्या काम था, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड E इक्वल एच एफ, एच ओमेगा जो हमने लास्ट में निकाला यहाँ एच एफ था, ठीक है। ये सेटिस्फाई करती है, ये भी है इसमें काम, डी ब्रोगली का काम भी है, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है। थर्ड ये था कि दैट मस्ट बी अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। और जो लास्ट असम्पशन है दैट मस्ट कंटेन, इसमें क्या होगा, एक साइड होगा डावा स्क्वायर अपान में डावा एक्स स्क्वायर और दूसरी साइड पर होगा डावा अपान में डावा टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है डावा अपान डावा टी भी एक साइड और डावा स्क्वायर अपान डावा एक्स स्क्वायर ये भी है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहते हैं दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन दी मैटर वेव्स, मैटर वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ओके, तो मैं सारे लेक्चर को वन शॉट में रिवाइज कर लेता हूं। मैंने कहा हर इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ हर वेव को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ इक्वेशन। कोई भी वेव हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इक्वेशन की नीड पड़ती है। चाहे हमारे पास मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू y इज इक्वल n r sin kx माइनस में ओमेगा t। सेम वैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ इक्वेशन E इज इक्वल E नॉट cos ओमेगा t माइनस kx, ये इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर सवाल क्रिएट ये हुआ, अगर हम मैकेनिकल वेव को एक्सप्लेन करते हैं तो वी हैव नीड ऑफ सर्टेन इक्वेशन, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करते हैं तो वी हैव नीड ऑफ इक्वेशन। व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली वेव, जब हम डी ब्रोगली वेव को एक्सप्लेन करें तो उस केस में हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो वहां पर आंसर ये मिला कि वहां पर हम यूज करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन करती है मैटर वेव को, डी ब्रोगली वेव को एक्सप्लेन करती है। पता कैसे चले कि उसके ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो उसके चार असम्पशंस है, चार निशानियां जिसके बेस पर हम कह सकते हैं दैट मस्ट बी अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसका फर्स्ट असम्पशन ये है कि इट मस्ट कंटेन वर्क ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का काम इसमें होना चाहिए और उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का काम होना चाहिए। डी ब्रोगली का काम क्या है, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p जो हमने निकाला था, उसका मतलब मोमेंट ऑफ h कट के ये डी ब्रोगली ने निकाला था। और जो एनर्जी है आइंस्टाइन का काम है,
एनर्जी मस्ट बी क्वांटाइज्ड E इज इक्वल HF। तो हमने सॉल्व करके H कट ओमेगा ये निकला। तो फर्स्ट असम्पशन ये कि आइंस्टाइन का काम भी हो और उसमें डी ब्रोगली का भी काम हो। तो एक ये असम्पशन था। दूसरा असम्पशन ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, इट मस्ट कंटेन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। उसकी जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इनके सम के बराबर होती है, टोटल एनर्जी बराबर होती है। ओके, इसका तीसरा असम्पशन ये था, इट मस्ट बी अ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मस्ट बी अ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये था। और तीसरे में इसका एक सब असम्पशन ये भी है कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को, दो वेव फंक्शंस को सम अप करते हैं, दैट मस्ट बी अ लीनियर। वो क्या होने चाहिए, वो लीनियर होने चाहिए। और जो इसका चौथा असम्पशन है वो ये है, it must contain from one side of equation dou y square upon dou x square and from other side it must contain dou upon में dou t। तो एक साइड dou y square upon dou x square है और दूसरी साइड पर ये क्या है, dou upon में dou t है। ये फोर्थ assumptions को भी सेटिस्फाई करती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसमें डी ब्रोगली का काम भी है और इसमें ये एच कट ओमेगा किसका काम है, आइंस्टाइन का काम है। मतलब आइंस्टाइन का काम ही अवेलेबल है। प्लस में अगर मोमेंटम की बात करूं, एच कट के का वैल्यू यहाँ पर हमने रखा, तो इसमें डी ब्रोगली का भी काम अवेलेबल है। तो ये चार निशानियां, चार असम्पशंस है जिसके बेस पर हम कह रहे हैं दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Okay, so I think that was all about the assumptions of Schrodinger wave equation. If you have any question from here, you can ask me. Okay, viewers, see you next. Thank you.